इस थ्योरम का क्या मेन मकसद था कि अगर गिवन फोर्स के इफेक्ट में, रिक्वेस्ट आई है किसी की, गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, बल्कि मैं कहूंगा स्पीड में बदलाव आ रहा है, तो हम लोग के पास एक थ्योरम थी, और वो थ्योरम क्या थी? वर्क एनर्जी थ्योरम, W ऑल इक्वल टू डेल्टा के। W ऑल का मतलब क्या है? यस, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यानी हमें सारे फोर्सेस के अलग अलग वर्क डन लाना आना चाहिए, और फिर हम सबका सम कर देंगे तो वो W ऑल आ जाएगा। और वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यार ये वर्क एनर्जी थ्योरम का मकसद है कि हम किसी गिवन यू के लिए v ला सकते हैं अगर फोर्सेस पता हो, ऐसे डिस्टेंस चलने के बाद, यानी हमें f पता होगा, s पता होगा, तो हम u के लिए v ला सकते हैं इस थ्योरम का यूज करके। ये हम पहले भी ला सकते थे, काइनेमेटिक्स और LOM को यूज करके भी ला सकते थे, लेकिन वो एक बड़ा मेथड है और उसमें एक साथ ज्यादा चीजें हैंडल करना पड़ती है। यहां हम इजीली चीजों को कर ले जाते हैं, बस हमें यार वर्क डन निकालना आना चाहिए। तो यार वर्क डन निकालने के लिए हम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, 2 कांस्टेंट फोर्स वाले और 2 वेरिएबल फोर्स वाले। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क का फॉर्मूला था Fs cos थीटा या F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अगर फोर्स S का या X का फंक्शन है तो हम लोग वर्क डन क्या लिखते थे? इंटीग्रल ऑफ F ds cos थीटा, या इसी को मोस्ट जनरल फॉर्म में इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds। तो यार ये दिखाने के दांत हैं। आमतौर पे F कैसा होता है? समथिंग I समथिंग J समथिंग K वाला, और ds का मतलब क्या होता है? dxi dy j। तो जब हम इनका डॉट करेंगे तो एक्चुअली वर्क डन क्या आता है? fx dx fy dy प्लस fz dz। ये वर्क डन की डेफिनेशन थी। फिर हम लोगों ने यार कुछ वर्क डन सीधे सीधे रट लिए थे, हालांकि उन सब का मेथड हम लोगों ने समझा था। किसका किसका? एक स्प्रिंग अगर कुछ x0 का एक्सटेंशन करती है तो उस दौरान में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता था यार? वर्क बाय स्प्रिंग होता था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। या अगर उसने x1 टू x2 का एक्सटेंशन या कंप्रेशन किया है, अच्छा ये जो रूल मैंने बताया है ये एक्सपांशन करके भले दिखाया है, अगर कंप्रेशन भी किया जाएगा तो भी फॉर्मूला यही रहता है। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मूले ऑन द स्पॉट तय कर लेंगे, जिनके मेथड लंबे नहीं, वो मैं यहां नहीं समराइज करने वाला नहीं। इसके अलावा हम लोगों ने एक कंक्लूजन बनाया था, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक है तो एम मास ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए, तो यार टॉप टू बॉटम में वर्क बाय ग्रेविटी क्या होता था? mgh प्लस या माइनस? प्लस का। और अगर ये रफ भी है तो उस केस में हम लोग वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते थे। वो कितना आता था? माइनस म्यू एम जी एल आता था। ये हो गया टॉप टू बॉटम। मुझे बता यार बॉटम टू टॉप अगर नीचे से ऊपर की बात करी जाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा? माइनस एम जी एच। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू एम जी एल। ये एक बड़ा कंक्लूजन था जो हमें सीधे सीधे याद रखना चाहिए। ये स्प्रिंग का कंक्लूजन और एक इसका कंक्लूजन, ठीक है। इसके अलावा यार सब डिसीजन हम ऑन द स्पॉट भी ले ही सकते हैं। क्या नॉर्मल इलेक्शन किस सिचुएशन में है उस हिसाब से उनके वर्क डन ऑन द स्पॉट सोचने वाले, उसमें इतना एफर्ट नहीं लगेगा। बात क्लियर है? क्लास में है? तो यार एक दो क्वेश्चन हम लोग फिर से करने वाले हैं। हम लोग ने यार वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक से ज्यादा फोर्सेस लगे थे और उसमें हम लोगों ने एक का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों का वर्क डन निकाला था, फिर डब्ल्यू सम करके डेल्टा के वाली बातें करी थी, है ना। इस तरह की हम लोग कुछ बातें
कुछ फेमस बातें और कर लेते हैं। चलो यार, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था, और ये एग्जाम्पल नंबर है 2 वर्क एनर्जी थ्योरम पे। सीधे पूछा जाए यार, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एट बॉटम। टॉप से हमने इसको छोड़ा है रेस्ट पे, और क्वेश्चन है यार इस वक्त इसके अंदर कितना v होगा। ठीक है यार, डन। हैं, फ्रिक्शन भी तो है, रफ लिखा है, म्यू लिखा है, ठीक। ये रफ सरफेस है, और पूछा यार यहां पहुंचने पर स्पीड क्या होगी। पेन चला के बता दो यार। √2 म्यू जी एच। हैं, क्या ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो केवल ग्रेविटी काम करेगी, या केवल फ्रिक्शन काम करेगा, या दोनों काम करेंगे। कुछ लोग फ्रिक्शन लगा रहे हैं, कुछ लोग ग्रेविटी। बता यार, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो कौन कौन वर्क डन करने वाला है। क्या mg अपना फोर्स लगा रहा है और उसके अलोंग h की शिफ्टिंग हुई है। तो यार जब ऊपर से नीचे आएगा दोनों वर्क डन करेंगे। थ्योरम क्या है, W ऑल इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u 0 है। W ऑल में कौन कौन है, ग्रेविटी प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों नहीं करेंगे क्या, कौन मना कर देगा वर्क डन करने से, दोनों लगेंगे ना भाई। तो बताओ ऊपर से नीचे आते समय ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है, mgh। फ्रिक्शन का कितना होता है, माइनस म्यू एम जी एच। बस तो mm काट दो, 2 उधर पहुंचा दो, v का आंसर आएगा √2gh माइनस म्यू जी एल, बल्कि g भी कॉमन ले लो, 2gh माइनस म्यू एल। अच्छा अगर ये स्मूथ होता तो फ्रिक्शन हट जाता, तो इसका आंसर क्या आ जाता, √2gh। तब ये आसान होता। √2 जी एच। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है यार, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यार अब हमें खुद तय करना पड़ेगा कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। बताने वाला थोड़ी बताएगा यार कि ध्यान दो जरा फ्रिक्शन भी लग रहा है, ध्यान दो जरा ग्रेविटी भी लग रही है। ध्यान दो अपने मन से, दोनों लग रहे थे। ये बात समझ में आ गई यार, ठीक है यार। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसी का बड़ा भाई क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। क्या m मास के एक ब्लॉक को अगर कोई यहां से ऊपर पहुंचाना चाहे, तो जैसे पिछली बार अपने मन से पहुंच गया था, इस बार क्या ये अपने मन से जा सकता है, नहीं जा सकता है। इसमें कौन कौन लगेगा, अरे कोई एजेंट ग्रेविटी लगेगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। और अगर ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी लगेगा। तो बता यार अब कौन कौन है इस पे लगने वाला, एजेंट, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। क्वेश्चन देखे जरा, इफ ब्लॉक इज शिफ्टेड slowly from bottom to top, from bottom to top, find work done by agent। जब मैं कहता हूं यार स्लोली मूव कराया गया है, इसका मतलब कि इस ब्लॉक को ना के बराबर स्पीड से चलाते चलाते किसी तरह से बेचारा ऊपर तक ले गया है। बेचारा कौन, बेचारा कौन, अरे बेचारा कौन,
एजेंट ही बेचारा है यहाँ पर। ग्रेविटी तो उसके खिलाफ है, फ्रिक्शन उसके खिलाफ है, तो बेचारा कौन? एजेंट। क्वेश्चन है एजेंट का वर्क बताओ। तो जैसे यार मैं वर्क पूछता हूं तो तुम्हारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है वर्क के फॉर्मूले, लेकिन अब तुम्हारे ख्याल का दायरा थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि यार वर्क के फॉर्मूले तो तुम तब लगाओगे जब तुम्हें उसका फोर्स पता हो। क्या इस क्वेश्चन में एजेंट का फोर्स दिया है? क्या दिया ही नहीं है, और तुमसे पूछ लिया उसका वर्क बताओ। ये बड़ी समस्या हो गई यार, कि वर्क पूछा भी है, ना फोर्स दिया है, ना डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई जानकारी है। हाँ, ये एच और एल दिया होगा, एच दिया होगा, एल दिया होगा, और रफ ये दिया होगा। तो अब कैसे करें यार? तो यार अब हमारे पास करने के लिए क्या है? जो कुछ है वो लगाओ। क्या है भाई? पहले लगाओ, फिर मैं थोड़ी थोड़ी मदद करूं। नो, ठीक। क्यों? क्यों ग्रेविटी को ओवरकम नहीं कर रहा है वो? एजेंट का फोर्स उतना ही होगा ना, दोनों को ओवरकम करने के लिए, ना फोर्स होगा अपना फोर्स। तो क्या वो कांस्टेंट होगा? लगातार तो डायरेक्शन बदल रहा है, वो टेढ़े मेढ़े ट्रैक में चल रहा है, तो ना उसका फिक्स फोर्स है, ना उसका फिक्स डायरेक्शन है। तो इसको यार ऐसा है कि अगर कोई इससे सोचेगा कि हम फोर्स का, एजेंट के फोर्स का कोई फंक्शन बना लें, तो भाई उसको लगने वाला mg sin थीटा में थीटा लगातार वेरिएबल है, और फ्रिक्शन लगने वाला भी लगातार वेरिएबल है। तो यार अब हम थोड़ा इजी सोच लाते हैं, यानी हम वर्क को वर्क के तरीके से करेंगे नहीं। यार किसी चीज को लेकर जब थ्योरम होती है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो उसके पर्सनल फॉर्मूले से आंसर लाया जाए, या तो थ्योरम का सहारा लेके आंसर लाया जाए। तो पर्सनल फॉर्मूले जो वर्क के हैं उनसे तो काम नहीं चलने वाला। तो अब हम किसका सहारा लेने वाले हैं? थ्योरम का। पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? W ऑल इक्वल टू क्या? K फाइनल डेल्टा माइनस के। K इनिशियल। मुझे बताओ, अगर मैंने इसको स्लोली नीचे से ऊपर ऊपर पहुंचाया है तो K फाइनल क्या है? 0। K इनिशियल कितना है? 0। वर्क में कौन कौन है जो नीचे से ऊपर जाते समय वर्क कर रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कर सकता है। कौन कौन है? मेरा क्वेश्चन है कौन कौन है? ग्रेविटी है, एजेंट है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन। तीन में से दो का वर्क तुम लिखना जानते हो, तीसरे का अपने आप आ जाएगा। यानी अब हमें वर्क निकालना नहीं, वर्क कंक्लूड करना है यूजिंग थ्योरम। क्या समझ पा रहे हैं यार? इसमें तीन वर्क हैं, कौन कौन? एजेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन, और क्या? ग्रेविटी। तीन में दो लिखना जानते हो कि नहीं? अरे नहीं लिखना जानते हो यार। ग्रेविटी का कितना बर्डन होगा जब ये नीचे से ऊपर जाएगा? mgh ग्रेविटी का बर्डन माइनस होगा mgh माइनस mgh। काइनेटिक फ्रिक्शन का कितना बर्डन होगा जब नीचे से ऊपर जाएगा? माइनस म्यू mgl माइनस म्यू mgl। दो का माइनस लिख म्यू दिया ना mgl। भाई, तो तीसरे का निकालने की क्या जरूरत है? हम इस बार वर्क को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं यूजिंग थ्योरम, और वो आ गया है। कितना आ गया? mgh प्लस माइनस म्यू म्यू mgl mgl। माइनस mgl। माइनस क्यों भाई? दोनों प्लस। भाई इनको उधर पहुंचाया तो ले दे के यार, अगर कोई इसको यस सर। थ्योरेटिकली सोचने की कोशिश करे तो इतना सा काम किया। एजेंट ने क्या किया है? ग्रेविटी के खिलाफ वर्क किया है और फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क डन किया। तो वो ग्रेविटी और फ्रिक्शन जितना निगेटिव करते थे, एजेंट ने उतना ही पॉजिटिव किया है। अगर सोच पा रहे हो तो रिजल्ट याद भी रखा जा सकता है, वरना ये थ्योरम करने में कोई बुराई नहीं है। क्या ये बात जनता को समझ में आ गई है, या और बोला जाए कुछ? क्या चल रहा है भाई? ध्यान दें इधर, ध्यान दें। तो यार वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक चीज है जिससे वर्क निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं हम हर बार वर्क कैलकुलेट करें, वर्क को कंक्लूड भी किया जा सकता है। घूम गया। इतनी बात क्लियर है भाई? रेस्ट से रेस्ट, रेस्ट से चला और रेस्ट पे पहुंचा, तो यार राइट साइड 0 हो गया
लेफ्ट साइड का सम बराबर 0, तो लेफ्ट साइड में अगर कोई एक आध वर्क अननोन होंगे तो वो अपने आप निकल आएंगे। कोई दिक्कत है भाई लोग? अगर यहां म्यू 0 होता तो आंसर क्या आता? mgh। बनी बात है यार, एजेंट उतना ही वर्क करता जितना ग्रेविटी निगेटिव करेगी, उसके खिलाफ उतना ही पॉजिटिव करता। क्या ये दोनों बातें समझे? अभी मैं यार यहाँ रफ की जगह स्मूथ कर दूं तो ये दोनों क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? अरे तब तो ये और आसान हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? एक एजेंट ने F का कांस्टेंट फोर्स लगाया, F का कांस्टेंट फोर्स लगाया है। स्प्रिंग इधर इधर आ जाए, वो डिस्टर्ब कर रही है ना हसन, तो आगे बैठ जाओ, बल्कि पीछे बैठ जाओ यार, वो पीछे मुड़ के कब तक बात करेगी। है ना, डिस्टर्ब कर रही है ना, तो क्यों तुम यार मत बात करो यार, तुम पीछे बैठ जाओ। कोई नहीं चाहता यार कि तुम आगे बढ़ो, मेरे अलावा कोई नहीं चाहता यार, और घर में वेल विशर है बस, और दुनिया तो यही चाहती है यार कि हाँ भाई रेस्ट से चालू किया ये। क्या बताओ, अगर कोई एजेंट फोर्स लगाएगा तो इस समय F ज्यादा है, स्प्रिंग तो लगा ही नहीं रहा है, थोड़ी देर में स्प्रिंग भी अपना फोर्स धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसकी सारी स्टोरीज मैं बहुत पहले बता चुका हूं। अभी F बहुत ज्यादा है, स्प्रिंग हल्का फुल्का फोर्स लगाएगा, फिर एक जगह आएगा जब F और kx बराबर हो जाएगा, तो क्या वहां बॉडी रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। वहां से पहले लगातार बॉडी एक्सलेट कर रही थी, तो क्या यहां से लगातार इसकी स्पीड बढ़ रही थी और इस समय इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? अरे भाई यहां से यहां तक लगातार आगे वाला ज्यादा है तो एक्सलेट नहीं कराया होगा, तो इस समय स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो फिर क्या होगा, ये अब स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, एजेंट का वही है थोड़ी देर। अब यानी इसका मतलब इसके में क्या मिल रहा है, निगेटिव एक्सेलेरेशन। यानी इस कहानी में शुरू में क्या मिला है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। क्या बताओ, यहां पर इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, यहां इसका एक्सेलेरेशन जीरो है, और यहां एक्सेलेरेशन कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा, जब तक इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव रहा तो क्या यहां इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, यहां इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और अब स्पीड घटना चालू होगी, और कहीं ना कहीं क्या बताओ इसकी स्पीड घट के जीरो हो जाएगी कि नहीं? कहीं ना कहीं स्पीड घट के जीरो हो जाएगी। मतलब यार रेस्ट से कहीं ना कहीं रेस्ट पे जाएगा, और जहां रेस्ट पे जाएगा क्या उस वक्त स्प्रिंग के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपांशन होगा। क्या इस समय स्प्रिंग के अंदर सबसे ज्यादा एलोंगेशन है, एक्स मैक्स। ठीक है यार, एक्स मैक्स। तो क्वेश्चन है यार, फाइंड एक्स मैक्स कितना होगा। आंसर ज्यादातर लोगों को पहले से पता है, नहीं पता है? चलो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग नए सिरे से निकालेंगे। हमें बताना है ये ज्यादा से ज्यादा कितना एलोंगेट करेगा, बताओ। अच्छा, यहां से यहां तक के प्रोसेस में कौन कौन है जो उस ब्लॉक को वर्क दे सकता है, जो फोर्स लगे हैं वही वर्क दे सकते हैं। कौन कौन है, स्प्रिंग और एजेंट, दैट्स इट। बाकी सब तुम्हें सोचना है। क्या लगा सकते हैं भाई, जो तुम्हें पता है वही लगा सकते हो, लगाओ। क्या फोर्स इसको करने वाले हो भाई? ठीक, अरे भाई फोर्स ही क्यों करोगे, हम क्या करने वाले हैं, चलो यार मैं बता देता हूं। डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के करने वाले हैं, जहां डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल भी जीरो है और के फाइनल भी रेस्ट से रेस्ट का मामला है। डब्ल्यू ऑल में कौन कौन है,
एजेंट और स्प्रिंग। क्या एजेंट का फोर्स बता सकते हैं? बिल्कुल यार, F का कांस्टेंट फोर्स है और XM तक वो चला है, तो ये होगा F इंटू एक्स मैक्स। XM लिख देते हैं शॉर्ट में। एजेंट का फोर्स वर्क आ गया। और किसका बचा? स्प्रिंग का वर्क कितना होगा? अरे ये भी तो हमें पता ही है, कितना? -12 kx²। तो क्या सॉल्व होके XM नहीं आ गया यार? इसको बहुत मुश्किल तरीके से नहीं सोचना है, हमारे पास इजी मेथड मौजूद है। XM कॉमन लो, ये आएगा F -kx। अच्छा, इसको शिफ्ट करके तुम लोगों को ठीक लगता है। क्या XM से XM कट गया? XM 2 इधर जाएगा, 2F/k। क्या याद है लोगों को ये आंसर क्या आता था? हमने एक बार पहले भी इसको किया है, भूल गए हो गया यार। F आगे, kx इक्विलिब्रियम पीछे। तो मैं कहता था k इक्विलिब्रियम बराबर F, तो x इक्विलिब्रियम कितना आता है? F/k। इक्विलिब्रियम तक जाने में जितना x आता है, इक्विलिब्रियम के बाद भी बॉडी x इक्विलिब्रियम के बराबर और आगे चलती है। यानी इसका आंसर जो XM का आता है वो डबल ऑफ x इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम। x इक्विलिब्रियम का आंसर पता है तो तुम उसका डबल सीधे सीधे याद भी रख सकते हो। बट यार, क्या ये मेथड भी कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है? टिकाए रखने के लिए ये मेथड भी दिमाग में रख सकते हो, भूल जाओ तो इससे रिकवर कर सकते हो। क्या बात क्लियर है? याद नहीं आ रहा है? ये हमने वेरिएबल फोर्स के वक्त किया था, तब किसी ने कहा था कि वर्क एनर्जी से नहीं कर सकते क्या? तो मैंने कहा था सही समय आने पे बताऊंगा, और अब देखो आज वो सही समय आ गया। तो यार माँ झूठा वादा नहीं करती। सही समय आने पे हीरो को बताती है कि उसके बाप का कातिल कौन है। ऐसा ही होता है ज्यादातर मूवीज में। यार सही ट्रैक पर नहीं हो यार, नोट करें। इसने आल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसीलिए। नोट कर लिया भाई लोग? नोट कर लिया भाई लोग? तो अभी क्या समझ में आ गया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का कैसे यूज करना है? ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है। इंटरनल फोर्सेस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। चलो यार, तो वर्क डन से पहले हम लोग ये बात कर लें, नहीं वो बाद में कर लेंगे। चलो यार,
टेंशन, नॉर्मल एक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन अभी तक हमारे सामने जो आए हैं वो नॉन इम्पल्सिव आए हैं, इम्पल्सिव नहीं आएंगे। ये मैंने लाइन इसलिए लिख दी कि टेक्निकली कोई नोट्स देख के गलती ना निकाले। तुम्हें इसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, बस टी एन और स्टैटिक फ्रिक्शन नेट में कोई वर्क नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं ये एक ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक के साथ टच में है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको धक्का देते देते कुछ शिफ्ट किया है, यहां तक शिफ्ट किया है, तो बता यार आगे वाला ब्लॉक अगर ऐसे डिस्टेंस चला है तो पीछे वाला भी सेम डिस्टेंस चला होगा कि नहीं, दोनों साथ साथ चले हैं। यहां यार एफ एक्सटर्नल फोर्स है जो दोनों को चला रहा है, इंटरनल कौन है, नॉर्मल एक्शन नहीं है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं, एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, कोई एजेंट इसको चला रहा है ऐसे डिस्टेंस, बता यही सिस्टम कुछ ऐसे डिस्टेंस शिफ्ट हो जाए तो नीचे वाला अगर एस चला होगा तो ऊपर वाला भी एस चला है, तो नीचे वाले को दिख रहा है कि फोर्स लगा है, ऊपर वाले पे और कौन फोर्स लगा होगा यार, नॉर्मल तो लगा ही होगा, mg लगा होगा, फ्रिक्शन इसको आगे मिला होगा और इसको कहां मिला होगा, पीछे मिला होगा नहीं। इसके अलावा मैंने धागे की बात करी तो धागे वाला एग्जांपल ये ले सकते हैं, ये दोनों ब्लॉक आपस में जुड़े हैं, एक एफ का फोर्स लगा दिया जाए तो क्या थोड़ी देर में ये पूरा सिस्टम कुछ खिसक जाएगा, तो क्या नीचे वाला ये आगे वाला जितना चला होगा ये पीछे वाला भी तो उतना ही चला होगा नहीं। तो यार इसमें एक्सटर्नल कौन है एफ और इंटरनल कौन है टी। मैं जब सिस्टम की बात करता हूं तो यार एक्सटर्नल क्या है इंटरनल क्या है वो हमें समझ में आते हैं यार, जो पेयर में लग रहे हैं वो सब क्या है इंटरनल, तो मैं यार इन्हीं के वर्क की बात कर रहा हूं। बताओ अच्छा अगर मैं कहूं इस वाले एन ने बड़े वाले ब्लॉक को, इसको एक को 1 कह दे एक को 2 कह दे, तो बता यार वर्क बाई एन ऑन 2, सेकेंड वाले ब्लॉक पे इस एन ने कैसा वर्क डन किया है, पॉजिटिव या निगेटिव, कैसा वर्क किया है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो यार बताओ इस एन ने सेकेंड वाले ब्लॉक पे लगा भी आगे है और ब्लॉक चला भी आगे है, तो उसका वर्क क्या आएगा, प्लस एन इंटू एस। अरे ऐसे एन एस कॉस 0 ना, तो वो क्या आएगा प्लस एन एस, नहीं आएगा। फिर बताओ अच्छा नॉर्मल ने 1 पर फोर्स कहां लगाया है, पीछे, ब्लॉक चला कहां है, आगे, तो वर्क बताओ क्या आएगा, वर्क बाई एन ऑन 1 पर वर्क एन ने क्या वर्क किया है, तो वो आएगा एन एस कॉस 180, मतलब क्या माइनस एन एस। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे एन का, टोटल W बाई एन एज इंटरनल, तो तुम्हें आंसर मिलेगा वो कितना आएगा 0। क्या दोनों को ऐड करोगे तो ये आंसर कितना आएगा, क्या समझ गया यार। अब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम ऐसे समझ सकते हो यार। बताओ अच्छा इस एफएस ने ऊपर वाले पर कैसा वर्क किया है, यार देखो एफएस लगा भी आगे है और शिफ्टिंग भी कहां हुई है, आगे, तो फ्रिक्शन ने ऊपर वाले पे कैसा वर्क डन किया है, पॉजिटिव, नीचे वाले पे ओवरऑल कैसा किया है। अब यहां देखें जरा, इस धागे ने टी का टेंशन इस फर्स्ट ब्लॉक पे पीछे लगाया है और सेकेंड ब्लॉक पे, बताओ इस टी ने फर्स्ट ब्लॉक पे कैसा वर्क किया है, कैसा किया है, अरे भाई टी पीछे है चला आगे है तो कैसा किया है निगेटिव। इस टी ने ब्लॉक 2 पर कैसा वर्क किया है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल वर्क क्या होगा, क्या मुझे ये लिखने की बार बार जरूरत है क्या। तो यार चाहे टी हो चाहे एफएस हो, अगर कोई कहे टी पॉजिटिव वर्क कर सकता है कि नहीं, कर सकता है एक ब्लॉक पे, निगेटिव कर सकता है कि नहीं, कर सकता है एक ब्लॉक पे, लेकिन एक सिस्टम पे 0 कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई। जब तक हम सिस्टम नहीं डिसाइड करेंगे, यहां 2 का सिस्टम है, ये 2 का सिस्टम है, ये सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो कुछ हिस्से को पॉजिटिव देगा तो किसी हिस्से को निगेटिव देगा, ओवरऑल क्या देगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। कल को यही पूछ ले कि बताओ इसमें ये नॉर्मल ने नेट फोर्स नेट वर्क कितना किया है,
तो कहोगे एक को पॉजिटिव किया है, दूसरे को नेगेटिव, ओवरऑल क्या किया है 0। इसमें टेंशन ने इसको नेगेटिव किया है, इसको पॉजिटिव किया है, ओवरऑल क्या किया है 0। ये बात समझ में आ गई है, नोट कर ले। एक को मोशन में यार एक बात अब तुम्हें फील हो गई होगी कि जो मोशन को फेवर करता है वो पॉजिटिव वर्क करता है, और जो मोशन का अपोज करता है वो क्या, इतनी बात इतनी देर में फील हो गई। इस एन का डिस्प्लेसमेंट के साथ 0 एंगल है, मतलब वो मोशन को फेवर कर रहा है भाई, इस ब्लॉक का मोशन बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है। और ये एन उसके खिलाफ है, तो कैसा वर्क आएगा, निगेटिव आएगा। ये भी एक भाव है, जरूर नहीं हर बार एंगल देखा जाए, इससे भी तो फीलिंग आ जाती है। क्या बात क्लियर है? एक लाइन और लिख लें, काइनेटिक फ्रिक्शन किसी सिस्टम में ओवरऑल वर्क कैसा करता है, नेगेटिव। ओवरऑल वर्क कैसा करता है, नेगेटिव। कोई पूछे काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। पॉजिटिव कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। लेकिन ओवरऑल किसी सिस्टम में कैसा करेगा, नेगेटिव। ये बात मैं एक एग्जांपल समझा सकता हूं। जैसे एक m मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है, कोई दूसरा, इसका नाम 2, इसका 1 रख देते हैं। मुझे बताओ, इसको मैंने इतना तेज फोर्स लगाया कि इनमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, इसको आगे और इसको क्या पीछे, रगड़ होने लगी, स्लिपिंग होने लगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा। ऑब्वियसली यार नीचे वाला जल्दी में, तो इसको पीछे लगेगा, इसको आगे। तो बता यार, अगर रगड़ होने लगी है तो थोड़ी देर में तुम क्या देखोगे कि ये ब्लॉक नीचे वाले के रिस्पेक्ट में थोड़ा पीछे छूट जाएगा, अरे ये जल्दी में आगे निकल जाएगा और वो पीछे छूट जाएगा। तो बता सेकंड वाले ब्लॉक का S2 और फर्स्ट वाले ब्लॉक का S1 दोनों बराबर होगा क्या, कौन ज्यादा होगा, S1 ज्यादा होगा और S2 कम होगा, यही तो होगा यार। अब मुझे बता यार, FK ने सेकंड वाले ब्लॉक को कैसा वर्क किया है। अगर मैं W/2 लूं, वर्क बाई FK ऑन 2, तो बता यार वो कितना आएगा, FK इंटू S2 cos 0। क्या दिख रहा है कि नहीं, अरे भाई FK आगे है और S2 आगे है, तो FK कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव। इसका तो इसने भला ही किया है, इसका मोशन बढ़ा के, और इसको वर्क बाई FK ऑन 1 क्या किया है, कैसा किया है, नेगेटिव। क्या ज्यादा किया है, पॉजिटिव ज्यादा किया है या नेगेटिव। अरे यार हमें दिख रहा है ये कम चला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ये ज्यादा चला है, तो ओवरऑल कैसा होगा। अगर मैं W1 प्लस W2 करूंगा, यानी ओवरऑल बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, ओवरऑल बाई FK, तो वो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। क्या बात समझ पा रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कोई पूछे पॉजिटिव कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। नेगेटिव, हर फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर सकता है, चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो, हर फोर्स पॉजिटिव भी कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है ना।
ये ओवरऑल सिस्टम में 0 करते हैं और ये ओवरऑल सिस्टम में नेगेटिव करता है ना। यानी यार दुनिया में कोई कितना भी बड़ा सुपर विलन क्यों ना हो, वो किसी के लिए नेगेटिव करता है तो कुछ के लिए पॉजिटिव। फिर हम इसको विलन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि वो ओवरऑल क्या करता है, नेगेटिव करता है। ऐसा नहीं यार कि दुनिया में यार जितने भी तुमने सुने होंगे नाम, बहुत सारे लोग मतलब जिनके फैन होते हैं और वो विलन होते हैं। हाँ, उनके भी फैन हैं और वो सुपर विलन है। तो यार जनरली उसका चेक करने का तरीका क्या है? तरीका क्या है कि ओवरऑल ह्यूमैनिटी क्या बोल रही है। यही जनरली हम लोग चेक करने का दायरा बनाते हैं कि ओवरऑल उसने सिस्टम को क्या दिया, पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया। तो ओपेनहाइमर तो यार विलन हो ही गया है इस डेफिनेशन के हिसाब से। अरे विलन नहीं हो गया, ओपेनहाइमर क्या हो गया? विलन हो गया। क्यों? अब यार ओवरऑल सोसाइटी में यार उसने जाने ज्यादा ली हैं, लेकिन उसका पता है लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक यह है कि अगर वो बम ना गिराया जाता तो जितनी जाने जाती वो ज्यादा होती। उनका ये लॉजिक है। तो जस्टिफाई करने वाली बात हो गई। तो ये वर्चुअल बात हो गई थोड़ा सा। हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? मूवी नहीं समझ पाएंगे, ये बात फिर भी समझ में आ जाएगी। वो मूवी यार साइंस फिक्शन नहीं है, पहले तो दिमाग से हटा ले। वो राजनीतिक मूवी है, वो साइंस फिक्शन नहीं है। साइंस फिक्शन में तो साइंस की बातें होती हैं, कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट दिखाए जाते हैं। वहां कुछ नहीं दिखाया गया है, कुछ नहीं दिखाया गया है। बस उसकी इमेजिनेशन में कुछ धमाका टाइप सा होता है। फिर वो केवल राजनीतिक मूवी है। और उसके लिए तुम्हें वर्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। तो वो साइंस वालों को जनरली नहीं पता होती। मेरे को तो नहीं पता थी। आधी मूवी तक तो मैं यही समझता रहा, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, स्टोरी कुछ है नहीं, वो कुछ भी बातें किए जा रहे हैं। वो बातें मतलब इस एजम्पशन के साथ की जा रही हैं कि तुम्हें सब पता है। तुम्हें पता है कि आइंस्टीन पहले क्या था, बाद में क्या हो गया, आइंस्टीन के साथ क्या राजनीति खेली गई, तुम्हें पता है। अरे किसे पता होता है? हम बस ये जानते हैं कि आइंस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने E = mc² दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं सोचा था कभी बोलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। चलो, गड़बड़ हो गया यार। 250 रुपए राजनीति समझने में खर्च हो गए। फिर जब घर आया, थोड़ा विचार किया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि अच्छा इसलिए हो रहा था। वहां तो कोई नहीं समझ में आया। अच्छा, केवल उस धमाके को सुनने के लिए कोई मूवी देखता है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई यार। तो ओपेनहाइमर हीरो था या विलन था? ओवरऑल विलन। हाँ, उसको भी नहीं पता था कि वो हीरो है कि विलन है। वो कंफ्यूज ही दिखाया गया है। ओपेनहाइमर जो न्यूक्लियर बम पहली बार बना था, वो बनाने की टीम को लीड करने वाला इंसान था। तो इतना मैं बता देता हूं, वो उस टीम को लीड करने वाला पर्सन था। बस उसने बना दिया। क्यों बोलोगे यार? टीम ने मिलके बना दिया, इत्तेफाक से वो सही निकला। अच्छा, उसमें थ्रेट क्या था? साइंस की बातें ही हम लोग कर लेते हैं। उसमें थ्रेट क्या था? आइंस्टीन ने एक लाइन उसको बोली थी कि इसमें इस बात की संभावना है, क्योंकि उस समय तक टेस्ट नहीं हुआ था। ये संभावना क्या व्यक्त करी थी कि भाई हम न्यूक्लियन लेवल पे, भाई हमारी अर्थ पे कोई भी चीज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें न्यूक्लियर प्रोसेस बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियली कराएं। नेचुरल तरीके जो चल रहा है वो चल रहा है। भाई दुनिया, अर्थ एग्जिस्ट कर रही है, सब कुछ नेचुरल तरीके से चल रहा है, लेकिन पहली बार किसी ने सोचा कि हम न्यूक्लियर लेवल पे कुछ आर्टिफिशियल काम करेंगे। तो उनका मानना यह था कि भाई न्यूक्लियर लेवल पे हम आर्टिफिशियल काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जो न्यूक्लियर वाला मैटर है, भाई वो विस्फोट करने के बाद होता क्या विस्फोट के दौरान, कि वो न्यूक्लियन स्टेबल ऑर्बिट बनाने लगता है। स्टेबल ऑर्बिट बनाने, यानी एटम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। कह सकते हैं कि एटम और क्लोज आ जाते हैं और उससे एनर्जी निकलती है, यानी न्यूक्लियन स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो अब ऐसा ना हो, उनका डर ये था, मतलब मैं उसको और एलोबरेट कर रहा हूं, उन्होंने तो वो लाइन ऐसे नहीं बोली थी कि सोचो कि वो मैटर के दूसरे मटेरियल को भी अपने अंदर शामिल करने लगे। उनको ये थ्रेट था कि ऐसा मान लिया एक बार चेन रिएक्शन चालू हुई
तो उस चेन रिएक्शन में एटमॉस्फेयर के दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी वो अपने अंदर समेटने लगे और वो स्टेबल ऑर्बिट बनाने के लिए वो प्रोसेस चलता रहे। तो क्या संभावना है कि वो पहले एयर के पूरे वायुमंडल के मॉलिक्यूल को ले ले, फिर अर्थ के मॉलिक्यूल को ले ले और वो स्टेबिलिटी बनाने के प्रोसेस में पूरी अर्थ को लपेट ले, यानी वो चेन रिएक्शन कभी रुके ना, इस बात का थ्रेट उन्होंने जाहिर किया था। किसने? आइंस्टीन ने ये जाहिर किया था। और ये बहुत ऑब्वियस उस समय तक का थॉट था, जब तक टेस्टिंग नहीं हुई थी तब तक उनको ये लगता था हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन रिस्क लेके उन्होंने ये किया और इत्तेफाक से रिएक्शन के दौरान यूरेनियम के ही खेल हुए, उसने बाकी मॉलिक्यूल के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा। लेकिन कौन जानता है ऐसा, उस समय तक तो कोई नहीं जानता था। खैर, फिर उसका इंटरप्रिटेशन ओपेनहाइमर ने क्या निकाला कि अच्छा आइंस्टीन ने यहां तक सोच के बोला था क्या कि एक टेस्टिंग एक देश में हुई तो अब हर देश टेस्टिंग करेगा। आखिरी में एक सीन दिखाते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं। तब उसको समझ में अच्छा, न्यूटन आइंस्टीन ये कहना चाह रहे थे कि अगर तुम शुरू करोगे तो सबको ही शुरू करेगा, चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी। समझ रहा है? उसने ये इंटरप्रिटेशन बाद में मूवी में दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन आइंस्टीन ये थोड़ी बोला होगा यार, मुझे तो वो तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला होगा, है ना। उसने यही बोला होगा कि दूसरे मॉलिक्यूल को लेके वो चेन रिएक्शन नेवर एंडिंग ना हो जाए तो पूरी अर्थ लपेट ले, है ना। अब क्या है कि आम आदमी को ये बात शायद ना समझ में आए कि वो चेन रिएक्शन का क्या मीनिंग है मॉलिक्यूलर, तो आम आदमी को ये जरूर समझ में आ जाएगी क्या कि एक ने धमाका किया तो 4 धमाके करेंगे, फिर 4 को देख के 16 धमाके करेंगे तो चेन रिएक्शन शुरू हो गई, पूरा देश खतरे पे आ गया, पूरा दुनिया खतरे पे आ गई। खैर, ये है ही है, हाँ ये है ही है, ये फैक्ट है। सर रशिया ने एक बना दिया ऐसा कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, इतना बड़ा न्यूक्लियर। हाँ तो है ही है यार, ये खतरा है ही है। अगर वो भाई अगर उसके वो ऊपर पहला धमाका ना हुआ होता, न्यूक्लियर वेपन ही प्रतिबंधित होता, मान लिया सारे कंट्री मिलके डिसाइड कर लेते हम इस पे काम ही नहीं करेंगे क्योंकि खतरा है, लेकिन वो खतरा बड़े साइंटिस्ट को दिखने लगता है। भाई जो लोग इतना सोच लेते हैं ना, वो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस भी सोच ही लेते हैं। उनको उस लाइन का ये भी मतलब निकाला जा सकता है, दूसरा भी निकाला जा सकता है। उनको ये भी थ्रेट लग रहा होगा कि चेन रिएक्शन चल के एटमॉस्फेयर को ना खत्म कर दे, दूसरा चेन रिएक्शन जो देश देश की चली है, वो सोसाइटी वाली चेन रिएक्शन है, वो दुनिया को ना खत्म कर दे। तो ये वाला खतरा तो अभी है ही है। अरे सोच के देखो यार कि कोई एक गलती से चला दे तो उसके फेवर वाले जितने देश होंगे वो उस पे चलाएगा, फिर उसके फेवर वाले जितने देश होंगे दूसरों पे चलाएगा, सब खत्म हो जाएगा यार। अगर एक आंख के बदले एक आंख तो दुनिया अंधी हो जाएगी, ये शुरू हो जाएगा। तो ये कभी ना कभी हो सकता है भाई। इंसान तो ऐसा है ना यार कि जो किंग की स्टेज में होता है ना यार, जो राजा बन जाता है किसी भी कंट्री का, तो उसके अंदर मतलब एक अलग ही लेवल का ईगो आ जाता है। वो हम लोगों की तरह थोड़ी सोचता है यार कि तुम भी भले रहो, तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे। उनका अलग ही रहता है कि अबे मेरी बात नहीं मानी उसने इस तरह का कि इतनी सी बात मेरी मान नहीं सकता था, मैंने इतनी सी रिक्वेस्ट करी थी कि थोड़ी सी जगह हमको दे दो, हमें अपना आर्मी कैंप बनाना है। अच्छा उसने मना कर दिया, पिल दो उसको हाँ तो उड़ा दो। तो ये अब इंसान का तो यही नेचर है, और इंसानी जब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा कभी ना कभी होगा। दुनिया, अर्थ अपने कारणों से नहीं खत्म होगी, नेचुरल तरीके से अर्थ की लाइफ बहुत आगे तक है। अभी अर्थ अपने कारणों से नहीं बर्बाद हो रही है। किसकी वजह से बर्बाद हो रही है? इंसान की सोच की वजह से, है ना। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उस धमाके के बाद, उस 2 धमाके के बाद जितनी शांति दुनिया में आई है, इससे पहले किसी भी युग में इतनी शांति नहीं आई। किसी भी युग में, मैं केवल ये नहीं बात कर रहा हूं यार कि केवल कलयुग में, किसी भी युग में इतनी शांति नहीं आई है। मतलब इस समय हम लोग जिस काल में जी रहे हैं, तो जितना कम खून खराबा देखने को मिल रहा है, किसी और काल में हम जिए होते, मतलब ये 50s के पहले तुम कभी भी देख लो तो दुनिया कैसे रही होगी, इमेजिन करके देखो यार। 50s से पहले कितना खून खराबा दुनिया में हुआ है, और हमेशा हुआ है। हर जगह सुनने को मिलता था, जहां जहां युद्ध होते थे लोगों के, वहां वहां खून खराबा होता था। तो भी यार पावर को बैलेंस करने का तरीका शायद वो भी इमेजिन कर लिया था ओपेनहाइमर ने। वो लोगों का वही तर्क था कि भाई आदमी को इतना, दुनिया को इतना दहशत में ला दो कि सबको ये समझ लगे कि सबसे बड़ी पावर इन्हीं के हाथ में। और देखो तब से लेके अब तक हर कंट्री की साइकोलॉजी में यही कि सुपर पावर अमेरिका है। तो एक ने इतना बड़ा अंतर दिखा दिया दुनिया को,
कि उसके बाद दुनिया खौफ में है, और कोई भी नहीं चाहता यार कि हमारे किसी भी देश में ऐसी कोई हादसा हो। तो सबको समझ में आ गया यार कि भैया ऐसा है कि शांति में ही भलाई है। खैर, हाँ हाँ, तो होगी ही। उसमें दिखाया गया है कि जापान वालों ने आइंस्टीन को भगा के, हाँ सॉरी, उसमें यही दिखाया गया जर्मनी से अपना आइंस्टीन अपने पीड़ित थे, उन्होंने वहां पे कंट्रीब्यूशंस दिए, और उसके बाद उनके साथ वही हुआ जो ओपनहाइमर के साथ होने वाला था, ये भी लाइन उसकी बड़ी मेन बनाई गई है कि जो आइंस्टाइन के साथ होने वाला था। सर किंग जॉन उनके बारे में बोल दीजिए कुछ। मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ी यार, तुम्हें क्या लगता है सब लोग हिस्ट्री पढ़ने में इतना एंजॉय करते? ठीक, अच्छी बात है। वही ये लाइन को हाईलाइट करने की कोशिश करिए, तो मैं इतना मैं समझ पाया आखिरकार। वो एक लाइन बोलता है कि जो है तो जैसे तुमने देखी, मतलब हाँ क्या बोलता है? जो है मतलब जैसे तुमने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिए पहले उसके लिए जो है तुम्हें रिवॉर्ड करेंगे, फिर उसका कारण था यार, उसका भी कारण मुझे समझ में आता है। भाई जापान में इतना सब कुछ हो गया, अब भविष्य में फिर क्या जापान ने सरेंडर कर दिया कि अमेरिका के आगे भैया तुम्हें जो मना है, हाँ सब दोनों के बाद जो कुछ हुआ, जब सरेंडर हो गया तब अब क्या रहा होगा, क्या राजनीति रही होगी कि भाई जापान ने सरेंडर कर दिया, तो अब जापान कह रहा था कि हमारे यहाँ जो हादसे हुए उनके लिए जिम्मेदारियों को तो कुछ समझो, हमने तो सब कुछ कह दिया कि आप पूरी, पता है अमेरिका ही जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है इस समय, मतलब जापान तब से लेके आज तक जापान ने अपनी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रखे, सब अमेरिका को सौंप दिया। उसने कहा तुम्हें जो कुछ करना हो करो, हमें अपने हाल में बस जिंदा रहने दो, बस इतनी शर्त थी उसकी। इतना सब होने के बाद ऐसे सरेंडर लोग करते फिर। तो अब क्या रहा होगा कि जापान ने कहा होगा यार कि ऐसा है, धीमे से कहा होगा कि भाई हमने सब कुछ तो सरेंडर कर दिया, क्या आप इतना नहीं कर सकते कि जिन वजह से ये हुआ हमारे यहाँ उन पे कुछ कार्रवाई की जाए? तो अमेरिका ने सोचा होगा कि यार कार्रवाई तो होना चाहिए भाई, ये तो सरेंडर पैरों में पड़े हैं कि भैया हम जो कुछ है आप कर लो और कुछ तो करो हमारे लिए। तो उन्होंने यही कुछ तो किया होगा। क्या किया होगा भाई? दोषी में किसको टारगेट किया जाएगा भाई? सरकार ने ही बनवाया होगा उनसे, पहले प्रेशर देके कि तुम बनाओ, आर्मी और सरकार सबने मिलकर पहले बनवाया होगा, फिर उन्हीं आर्मी मैन को और उन्हीं बनाने वालों को फिर कटघरे में खड़ी किया, तुमने क्यों ये सब किया, क्या जरूरत थी ये सब करने की? बेचारा जापान, दो शहर उसके नष्ट हो गए। हाँ वो सब कुछ हुआ, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि क्या राजनीति होती है, एक्चुअली राजनीति यही होती है कि राजनीति में यही होता है कि किसको कब दुश्मन बनाना है, किसको दोस्त बनाना है, वो बहुत कैलकुलेट करके चलते हैं। उसने कहा अभी ये हीरो है क्योंकि इसने झगड़ा खत्म कर दिया, जापान को सरेंडर करा दिया, हीरो बन गया, बहुत दिन तक ताली आली बजी, सब कुछ है। फिर क्या हुआ कि अब यार जापान तो फैल गया, सरेंडर हो गया, तो अब यार जापान के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसकी जनता बाइकआउट कर देगी, उसकी सरकार कभी हमें फेवर नहीं करेगी, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय की सरकार क्या सोची कि इनके लिए क्या कर सकते हैं हम? अरे यही कर सकते हैं कि जो जो कंट्रीब्यूट किए थे न्यूक्लियर वेपन बनाने में और फेंकने में, उन सारी यूनिट्स को, उन सारे कमेटीज को टॉर्चर किया जाए। तो उन कमेटीज को टॉर्चर किया गया और उन्हीं कमेटी से काम लिया गया था। कमेटी तो हर बार टॉर्चर ही के लिए बनी होती है, मतलब ये जो नौकरी है ना यार, नौकरी, ये एक्चुअली नौकरी की वजह से सब होता है भाई। वहां ठीक है वो कुछ भी है, ले दे के काम तो सब सैलरी के लिए कर रहे थे, सैलरी रुतबा थोड़ा सा मिल गया कि भाई हम टॉप पोजीशन पे हैं, करेंगे वही जो बॉस बोलेगा। अब बाद में वही बॉस उसकी वॉट लगाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया है, जापान का देखो कितना बुरा हाल हुआ है। तो ले दे के ये कहानी है, तो वो राजनीति है, उसमें साइंस नहीं है। जो लोगों ने अगर सोचा है कि देखेंगे तो नहीं देखना है। मैं इसलिए बता रहा हूं, तुम लोग साइंस के लोग हो और साइंस के नाम पे शायद कोई तुम्हें बोले कि अरे साइंस की मूवी है, तो फिर तुम लोग चले जाओ। किसको? सबको समझ में आ जाएगी। जितने भी नॉन साइंस के लोग हैं उनको वो ज्यादा समझ में आएगा। जितने भी वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको ज्यादा समझ में आएगा साइंस वालों के मुकाबले। अब इतना तो सबको पता होता है कि हाँ बम बनाना मतलब धमाका होना, आवाज निकलना, है ना। न्यूटन का के अंदर जो रिएक्शन चल रही है उसको लेके उन्होंने कोई ज्यादा बात ही नहीं करी है। जो एक आध लाइनें बोली हैं वो कहेगा हाँ कुछ होता होगा,
तो साइंस को समझ में नहीं आएगा ये चीज केवल और केवल। तो मैंने हाँ साइंस के नाम पे है। ठीक है, अब यार हम लोग इसमें आ जाएं वापस, कहाँ थे हम लोग? चेन रिएक्शन पे। तीसरा पॉइंट है वर्क बाय ग्रेविटी मैंने यार यहाँ ये जितने भी नाम दिए हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या? कंजर्वेटिव। यहाँ एजेंट को भी शामिल कर सकते हैं। ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रिंग एजेंट एज इंटरनल फोर्स में गिव पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव वर्क। ये सारे पॉजिटिव वर्क भी दे सकते हैं और निगेटिव वर्क भी दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्प्रिंग है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी हो सकती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है। अभी फिलहाल कौन है? स्प्रिंग है, और किसी ने उसको स्प्रिंग के खिलाफ जबरदस्ती प्रेस किया है। ठीक है, यहां प्रेस किया है और यहां स्प्रिंग के खिलाफ क्या किया है? ओके, यहां स्ट्रेस, जस्ट अ मिनट, यहां मैं कह रहा हूं इसको कंप्रेस्ड सिचुएशन से रिलैक्स कर दिया गया है, यहां इसको फ्री छोड़ दिया गया है, यानी पहले से कंप्रेस्ड है और बाद में कैसी हो गई है? रिलैक्स्ड हो गई है। और यहां क्या किया है? रिलैक्स्ड से क्या किया गया है? कंप्रेस्ड किया है। पता है इन दोनों प्रोसेस में जब इसको हम रिलैक्स से कंप्रेस कर रहे हैं तो बता स्प्रिंग कहां फोर्स दे रही है? स्प्रिंग इधर दे रही है, इधर दे रही है। बता इधर फोर्स था स्प्रिंग का, ये एफ स्प्रिंग है, ये एफ स्प्रिंग है, और हम जबरदस्ती उसको राइट खिसका दिए ब्लॉक को कहां खिसका है? राइट। स्प्रिंग का फोर्स कहां है? लेफ्ट है। तो स्प्रिंग कैसा वर्क कर रही है? बता यहां फोर्स राइट है और हमने इस ब्लॉक को कहां खिसका दिया है? लेफ्ट खिसका दिया है। तो जिस दौरान हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग कैसा वर्क कर रही है? नेगेटिव। ओवरऑल वर्क कैसा है? यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। यार यहां भी डब्ल्यू स्प्रिंग कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और यहां भी डब्ल्यू स्प्रिंग क्या होगा? दोनों ब्लॉक में डब्ल्यू स्प्रिंग कैसा है? नेगेटिव है। क्या जस्टिफाई कर पा रहे हो यार? अरे यहां भी स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ है और यहां भी स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ है, तो स्प्रिंग कैसा वर्क कर रही है? नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। यानी स्प्रिंग कैसा वर्क कर सकती है? नेगेटिव। अब तुम इमेजिन करो स्प्रिंग के बजाय तुम यहां पॉजिटिव चार्ज रख देते और उसको जबरदस्ती अंदर दबाते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती। या ये दोनों मास हेविली मास होते हैं, उनको जबरदस्ती कोई खींच रहा होता है,
तो ग्रेविटी उसके खिलाफ वर्क करती तो भी निगेटिव करती। मैं केवल स्प्रिंग के जरिए बात समझा रहा हूं, हर तरह की जो नाम लिखे उनमें यह संभावना है। क्या संभावना है कि हम फील्ड के खिलाफ काम करेंगे तो फील्ड कैसा वर्क करेगी, फील्ड के खिलाफ वर्क करेंगे तो फील्ड कैसा करेगी, फील्ड को अपने मन का करने देंगे। ये फील्ड के खिलाफ है, ये खिलाफ है किसके खिलाफ, कैसे लिखेंगे, अगेंस्ट द फील्ड, है ना, फील्ड के खिलाफ। और यहां एज पर फील्ड, जैसा फील्ड चाहती है। बताओ, अच्छा स्प्रिंग क्या चाहती है, रिलैक्स होना, तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है और उसको उसके मन का करने दिया गया, तो बता यार उसके मन का करने दिया गया, तो यहां से यहां उसने कैसा वर्क किया यार, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, फोर्स भी इधर, एस भी इधर, तो वर्क कैसा है, पॉजिटिव। फोर्स राइट, डिस्प्लेसमेंट राइट, तो वर्क कैसा है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल कैसा होगा, हाँ पॉजिटिव। यानी यार स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग, ग्रेविटी और एजेंट में अगर वो इंटरनल फोर्स की तरह काम कर रहा है तो उसके मन का करने दोगे तो कैसा करेगा, उसके मन के खिलाफ करोगे तो कैसा करेगा, नेगेटिव। ये हम कहीं भी दिखा सकते हैं। फिलहाल ये लाइन याद रहेगी तो भी चलेगा, और लाइन रियलाइज हो जाए तो ज्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, नोट कर ले। आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुआ था ना, आइंस्टाइन ज्यू था। उसने जर्मनी के लिए काम किया जबकि जूइस था। उसके बाद उसने हिटलर के लिए काम किया था काफी, लेकिन फिर बाद में जब जो है ये गैस चैम्बर वाले केसेस हुए, और जो है तो इसका जितनी भी लागत थी वो जलवा दी, और इसके भाई को मरवा दिया, और इसकी जो मतलब जो पुश्तैनी घर वर था वो सब भी जो है जब्त कर दे दिया। और मतलब ये फिर ये फ्रांस भागे थे, उसके मतलब नहीं, पहले फ्रांस भागा था, फ्रांस से अमेरिका गया था, अमेरिका ट्रांसपोर्ट गया। जर्मनी ने बहुत अच्छी करी है, सारे नोबेल प्राइज, दोस्तों जो एक नोबेल और प्राइज जितना नोबेल प्राइज थे वो सब वापस ले लिए थे जर्मनी, मतलब जो है इससे। फिर बाद में तो मिला है ना उसको। बाद में 1921 में जीता था फोटो इलेक्ट्रिक के लिए, वो जर्मनी में। नोट कर लिया भाई लोग। हाँ भाई, ये नोट कर लिया है। हटा दे भाई, ये तो नोट ही कर लिया ना भाई।
सर एक मिनट बस इधर आओ। तो ऐसा है कि हम लोग कौन कंजर्वेटिव समझ जाएंगे तो नॉन कंजर्वेटिव अपने आप समझ में आ जाएगा। जो कंजर्वेटिव नहीं है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव की शर्त क्या है, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ साइक्लिक पाथ विल बी जीरो। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये लेटस से ग्रेविटी के इफेक्ट में है, ग्रेविटी वाले एग्जांपल समझ लेते हैं, और ये पार्टिकल ग्रेविटी के इफेक्ट में मान लिया पहले इधर चला है फिर इधर गया फिर ऊपर गया है, ऐसा मैं एक ट्रैक ही बना देता हूं। सोच यार ये इधर से नीचे आएगा h ऊंचाई से, तो बताओ ग्रेविटी इस पे क्या वर्क डन करेगी, यहां से यहां a से b के लिए, a टू b के लिए वर्क बाय ग्रेविटी क्या आएगा, mgh, यानी कैसा आ गया, पॉजिटिव। फिर बताओ अगर इसको b से c इस रास्ते चलाया जाए, हॉरिजॉन्टल में रास्ता बना के b से c चलाया जाए, तो उस दौरान वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, b से c के लिए। तो यार b से c अगर कोई चला रहा होगा तो mg नीचे होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। फिर बता यार c से a के लिए, c टू a के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस mgh, ये हमने पढ़ा है कि नहीं। तो बता यार वर्क डन a टू b टू c क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं। हाँ, लेकिन ये हर फील्ड का नेचर नहीं है। अगर यही बात हम काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कहते तो ऐसा नहीं होता। पता, अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन यहां से यहां कैसा करता, नेगेटिव, यहां से यहां कैसा करता, नेगेटिव, यहां से यहां नहीं करता भाई, यहां से यहां फ्रिक्शन लगता ही नहीं, सीधे सीधे ले जाते, तो नेगेटिव नेगेटिव वो क्या जीरो आता, नहीं आता, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, जीरो। इसी तरह से अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी चार्ज को ही तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम ए से इस रास्ते ले जाएं, फिर इस रास्ते ले जाएं, फिर इस रास्ते ले जाएं, है ना, ए से बी, बी से सी, तो हम क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए का सम करेंगे, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। यहां से यहां के दौरान पॉजिटिव करेगा तो यहां से यहां के दौरान और यहां से यहां तक के दौरान नेगेटिव करेगा, जितना यहां पॉजिटिव उतना यहां नेगेटिव, सब मिला के क्या होगा, जीरो। ये बात हम स्प्रिंग में इजीली समझ सकते हैं। क्या बताओ, एक स्प्रिंग में अभी ये रिलैक्स्ड है, क्या है, रिलैक्स्ड है, मैं इसको स्ट्रेच करके पहले एक्सपेंड करूं ब्लॉक को और फिर यहीं ले आऊं, बता स्ट्रेच करने के दौरान स्प्रिंग कैसा वर्क डन करेगी, यार स्ट्रेच करने के दौरान नेगेटिव, लेकिन जब स्प्रिंग को मौका दे दिया जाएगा वापस ओरिजिनल स्थिति में आने के लिए, तब कैसा करेगी, पॉजिटिव। तो यहां वर्क नेगेटिव होगा स्प्रिंग का और यहां वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या इस साइक्लिक पाथ के लिए उसका वर्क क्या हो गया, यार ए से बी के लिए और बी से वापस ए के लिए, है ना, वर्क बाय स्प्रिंग क्या होगा, ए से बी के लिए नेगेटिव, बी से ए के लिए पॉजिटिव। तो बता ओवरऑल वर्क साइकिल के लिए कितना हो गया, जीरो। तुम यार तीन एग्जांपल समझ सकते हो यार कि, चलो यार ओपेनहाइमर वाली जब बातें हो रही थी तब कर देते ना यार, तो एक आध लोगों को हार्ट अटैक आ जाता। ये बात क्लियर है भाई, वर्क कितना आएगा, जीरो आएगा। दूसरी बात, तो यार ये तो पहली बात है,
हाँ भाई, दूसरी बात है कि कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पर जब वर्क करता है दो पॉइंट के बीच में, तो ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस रास्ते से होके गया है। सोचर ए से बी, ये दो पॉइंट हैं जहां पे किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है, ठीक है। ए से बी दो पॉइंट है। फिलहाल मैं ग्रेविटी का एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं यहां पे एक ट्रैक बना दूं, एम मास की एक बीडिंग इसमें लगा दूं, बीडिंग क्या बताओ, ए से बी यहां पहुंचा दूं इस रास्ते। बीडिंग मतलब होता है एक तार में कोई मोती जैसा पिरो दिया गया है। एक तार ऐसा बना दो, इसमें भी हमने एक मोती पिरो दिया है। क्या बता ये मोती इस रास्ते जाएगा या इस रास्ते जाएगा? ग्रेविटी का वर्कडन केवल हाइट पे डिपेंड करेगा। क्या डब्ल्यू ए बी वर्क बाय ग्रेविटी डब्ल्यू ए बी इस रास्ते से वन होते हुए, चलो इसका नाम लिख दें W1 A1B और A2B, किस रास्ते के लिए? A1B के लिए W कितना होगा? mgh। A2B के लिए इस रास्ते से वर्क कितना होगा? वो भी mgh होगा। क्या ये रास्ते पे डिपेंड कर रहा है क्या? किसी भी रास्ते से सीधे बताओ यार, पहले नीचे आता और फिर खिसक के उधर चला जाता तो भी वर्क कितना होता? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में वर्क हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ये बात हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते आए हैं कि अगर मैं कहूं ए से मान लिया बी यहां पहुंचना है किसी चार्ज को, तो चाहे इस रास्ते चला जाए, चाहे इस रास्ते चला जाए, चाहे इस रास्ते चला जाए, क्या यहां इस रास्ते जाना, इस रास्ते जाना और इस रास्ते W1 और W2 और W3 क्या होगा? सेम होगा। यहां W1 W2 मैंने सेम दिखाया, यहां भी तीनों वर्क क्या होते थे? सेम होते थे। क्या बात समझ गए हैं? यानी यार कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी रास्ते जाओ वर्क हमेशा सेम होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो फिर नॉन कंजर्वेटिव क्या है? हाँ, नॉन कंजर्वेटिव तो वही बात है यार, जो रूल 1 2 को ना फॉलो करे, फॉलो अब रूल। जो रूल हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, कौन से दो रूल? कि W साइकिल, अरे W साइकिल क्या होगा? नॉन जीरो, और W1 और W2 दो पाथ के लिए नॉट इक्वल। साइकिल के लिए वर्क और दो पॉइंट के बीच में W1 सॉरी ए और बी दो पॉइंट के बीच में इस रास्ते और इस रास्ते W1 W2 सेम नहीं होगा। ये किसी फील्ड के इफेक्ट में मोशन हो रहा है, वो फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होगी। क्या समझ गया यार? जो इन रूल को फॉलो ना करे वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आ गई है भाई? जो रूल को फॉलो करता है वो क्या है? कंजर्वेटिव है। नहीं, तुम लोग किस लिए बैठे हो यार? यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए बैठे हो क्या यार? कौन सा? सर एक स्क्रीन यहाँ दिखा दी। कौन सी? ओपन है, पेन ड्राइव में लगी, यहाँ दिखा दी। चाबी ले लेना, खुद ही प्रायोजित करना, खुद ही लोगों को बुलाना, बाहर टिकट भी ले लेना, लगा लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीच बीच में अपना ऐड चला देंगे इसमें। नहीं सर, स्टार्ट में पहले 15-20 मिनट का आपका है,
ठीक हो गया भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चंस किस पे? हाँ तो इस पे हो गया, जितना थ्योरेटिकल बताया ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंजर्वेटिव में। तो क्या क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, शीट में मिलेंगे। चेंज इन पोटेंशियल जी, पोटेंशियल जी किस बात को डिनोट करता है? पोटेंशियल जी को अगर हम एक लाइन में बोलें तो इस वर्ड का मतलब होता है स्टोर्ड वर्क डन। क्या मतलब है? स्टोर्ड वर्क डन। जमा वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी काम आ सके। तो अगर मैं कभी m मास के ऑब्जेक्ट पे अगेंस्ट द कंजर्वेटिव, है ना, CFF का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। चलो कंजर्वेटिव फोर्स कह देते हैं हम। कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी m मास के ऑब्जेक्ट पे जब भी हम वर्क करते हैं, मैं दो एग्जांपल ले सकता हूं, यही तुम्हारे अभी रीच में है कि क्या बताओ, किसी m मास के ब्लॉक को ताकत लगा के धीरे धीरे मैं ऊपर तक लाया, तो इस प्रोसेस में एजेंट ने कैसा वर्क डन किया यार? मैं फील्ड का पूछूंगा तो फील्ड के बारे में सोचना है, एजेंट का पूछूंगा तो एजेंट के बारे में। इस ब्लॉक पे इस समय कितने लोग लगे हैं? एजेंट और ग्रेविटी, दो लोग लगे हैं। तो बताओ जब हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो एजेंट कैसा वर्क करेगा? पॉजिटिव। भाई एजेंट लगा ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? फील्ड कैसा वर्क करेगी? नेगेटिव। यानी जब भी हम किसी का भला करने जाते हैं तो उसकी फील्ड नहीं चाहती कि कोई भला करे। mg क्या कैसा वर्क कर रहा है जब हम इसको a से b पहुंचा रहे हैं? नेगेटिव वर्क डन। और एजेंट को कैसा करना पड़ रहा है? पॉजिटिव वर्क डन। ओवरऑल जब वर्क डन हो गया तो ये पहले से अच्छी स्थिति में आ गया या खराब स्थिति में आया है? कैसे पता अच्छी है, कैसे पता खराब है? तो बता, ए वाली पोजीशन पे ज्यादा पोटेंशियल जी है इसके अंदर या बी वाले पे ज्यादा पोटेंशियल जी है? बी पर। कैसे पता? यार ऐसा है कि पोटेंशियल जी जमा वर्क डन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, समय आने पे दिखाई देता है। तो कैसे पता चले किसके अंदर ज्यादा है? तो यार एक पार्टिकल यहां से छोड़ दो और एक पार्टिकल बी से छोड़ दो और दोनों को जमीन में और गहराई पे गड्ढा बना के वेट करो कि कौन ज्यादा एनर्जी के साथ गिरता है। बताओ कौन ज्यादा एनर्जी के साथ गिरेगा, ए या बी? सबको पता है जब बी गिरेगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से गिरेगा और जब ए गिरेगा तो कम काइनेटिक एनर्जी से। कई बार ए कम काइनेटिक एनर्जी से गिरेगा और बी ज्यादा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब बी के अंदर कुछ ज्यादा स्टोर है। किसके अंदर ज्यादा स्टोर है? बी पोजीशन पर या ए पोजीशन पर? बी पोजीशन पर कुछ ज्यादा स्टोर है। और वो किसने स्टोर कराया है? एजेंट ने। किसके खिलाफ? फील्ड के खिलाफ। तो यार जब भी किसी का भला करना हो, उसका जमा वर्क डन बढ़ाना हो, उसकी जमा एनर्जी बढ़ाना हो, तो एजेंट को वर्क डन करना पड़ता है। क्या बात समझ रहे हैं? और फील्ड क्या चाहती है? फील्ड कभी हमेशा उसके खिलाफ ही होती है यार। फील्ड नहीं चाहती कि हमारे ऊपर कोई भला करे। एजेंट है जो मेहनत कर करके ए से बी पहुंचाना चाहता है। ठीक है यार। इसी तरह से बताओ जरा, एक स्प्रिंग अभी रिलैक्स है, उसके अगेंस्ट मैंने एक m मास का ब्लॉक रखा है। ये सिचुएशन और अभी ये सिचुएशन है। यार इधर से इधर क्या ये अपने मन से गया है या किसी ने पहुंचाया है?
यार बिना एजेंट के लगे ये स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती है। स्प्रिंग अपने मन से इंटरनल फोर्स लगा के थोड़ी खींच देगी, यानी एजेंट को लगना पड़ेगा। तो बताओ ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करेगा? फर्स्ट सिचुएशन में या सेकंड सिचुएशन में? यार दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये तो एनर्जी शो ही नहीं करेगा काइनेटिक एनर्जी। इसको छोड़ दोगे तो कहेगा, कुछ कहेगा नहीं यार, छोड़ दोगे तो वहीं बना रहेगा। इसको छोड़ोगे तो स्पीड आएगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में एनर्जी ज्यादा स्टोर है। तो वो एनर्जी किसने स्टोर कराई है? अरे भाई एजेंट ने यहां से यहां तक वर्क डन किया है, तो वही जमा वर्क डन इसके अंदर स्टोर है, स्प्रिंग के अंदर, वही हमें वापस मिल सकता है। तो इतनी बात इतनी देर में सबको समझ में आ गई कि किसी चीज की किस्मत बदलना मतलब पोटेंशियल जी स्टोर कराने के लिए एजेंट को वर्क डन करना पड़ता है, और जितना एजेंट वर्क डन करता है वही चेंज इन पोटेंशियल जी होता है। मैं यहां चेंज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि किसी की पोटेंशियल जी को एब्सोल्यूट जीरो नहीं बोला जा सकता। यानी जब तुम मेरे पास आए तो मैं ये कह दूं तुम्हारे अंदर कोई पोटेंशियल जी नहीं थी, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल जी इनिशियल थी, मैंने वर्क डन किया तो तुम्हारी फाइनल पोटेंशियल जी पहले से थोड़ा बढ़ गई। ये बात फीजिबल है। ये कह देना कि नहीं जब आए थे तब तुम जीरो थे, मैंने ही सब कुछ बनाया है, ये गलत है। तो एजेंट मेहनत करता है, पोटेंशियल जी बदलता है, पोटेंशियल जी लाने का पूरा क्रेडिट एजेंट का नहीं है। मतलब ये है कि क्या बताओ, ये पत्थर जब जमीन पे था तब इसके अंदर कोई पोटेंशियल जी नहीं थी भाई। तुम गड्ढे वाले पत्थर से पूछो, गड्ढे वाले पत्थर से, वो कहेगा यार मैं अगर छूटा तो मेरी तो काइनेटिक एनर्जी इससे भी कम होगी। तो सब कुछ रिलेटिव है। क्या ये बात जनता समझ गई है? एक और बात कि यार पोटेंशियल जी डेल्टा यू, यानी चेंज जितना भी होता है वो कौन लाता है? एजेंट। और एजेंट जितना वर्क करता है उतना ही उसके अंदर एक्स्ट्रा होता है। बताओ इस पत्थर और इस पत्थर में कितनी एनर्जी का फर्क है? यार इसको कितना एक्स्ट्रा वर्क डन मिलेगा जब भी ये छूटेगा? mgh का एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा ग्रेविटी से। तो मैं कह सकता हूं जितना एजेंट वर्क डन करता है वही डेल्टा यू है। क्या ये बात सबको समझ आ रही कि नहीं? क्या बताओ, यहां से यहां जाने में एजेंट ने कितना वर्क डन किया होगा? F इंटू एच। और F कितना लगाया होगा? अरे यार सीधी सी बात है, अगर इसको रेस्ट से रेस्ट स्लोली मूव कराना है, रेस्ट से रेस्ट कह सकते हैं या स्लोली मूव कराना है, स्लोली का मतलब होता है जीरो एक्सेलेरेशन से मूव कराना, तो एजेंट को कितना फोर्स लगाना चाहिए? mg के बराबर। तो वो कितना आ गया? mgh। क्या बताओ यहां से यहां पहुंचाने में एजेंट ने कितना वर्क किया? mgh। बताओ जब यहां से छोड़ा जाएगा तो क्या mg का फोर्स उसको वापस यहां h हाइट तक वर्क वापस देगा कि नहीं? क्या जितना एजेंट ने वर्क डन किया है ग्रेविटी खिलाफ, जब इसका हाथ हटा लेंगे तो ग्रेविटी उतना वर्क डन रिटर्न करती है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एक बैंक की तरह है कि पहले जब तुमने जमा किया और जैसे ही हाथ हटाओगे तो वो वापस मिल जाएगा। तभी तो हम कह रहे हैं वापस मिलेगा, इसका मतलब उसके अंदर स्टोर है तभी तो वापस मिलेगा। क्या बात समझ रहा है? तो एजेंट जब भी वर्क, अब मुझे बताओ ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। यहां से यहां तक जब एजेंट ने इसको कुछ x नॉट तक खींचा तो एजेंट ने कितना वर्क डन किया? हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव किया होगा। तो डेल्टा यू इसका कितना हो जाएगा? यार जितना एजेंट का वर्क होगा वही डेल्टा यू होगा। इसका डेल्टा यू क्या होगा? वर्क डन बाय एजेंट, और कितना होगा? प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये हम सीधे सीधे जानते हैं इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अच्छा बताओ जिस समय मैं इसकी किस्मत बदल रहा था उस समय फील्ड कैसा वर्क डन कर रही थी? बताओ इसी दौरान अगर कोई फील्ड का वर्क पूछे तो कितना आएगा? क्या बता रही, यहां पर ग्रेविटी का वर्क डन क्या था? यहां ग्रेविटी का वर्क डन था, फोर्स कहां लगा रखा है? नीचे। यार मैं ए टू बी के लिए बात कर रहा हूं, सारी बात मैं यहां भी किसके लिए बात कर रहा हूं? ए टू बी के लिए, यानी बी फाइनल है और ए इनिशियल है। तो बता यार ए से बी जाते वक्त mg का फोर्स कहां लगा है? डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? पता यार ग्रेविटी का वर्क डन क्या है? माइनस mgh है कि नहीं है? देख लो आराम से। नीचे से ऊपर जाते समय ग्रेविटी कैसा वर्क डन कर रही है? नेगेटिव। बता अच्छा जब हम इसको ए से बी ले जा रहे थे, ए से बी के लिए वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ले देखा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी एजेंट
फील्ड के खिलाफ होता है तो फील्ड एजेंट के खिलाफ होती है। जब भी एजेंट फील्ड के खिलाफ जाके पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है उस दौरान फील्ड कैसा कर रही होती है, नेगेटिव कर रही होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना एजेंट पॉजिटिव करता है स्लोली मूव कराने में, फील्ड उतना ही, एजेंट जितना पॉजिटिव करता है फील्ड उतना ही। तो डेल्टा यू की डेफिनेशन अब हम एक और तरीके से लिखने वाले हैं। या जब जितना एजेंट है उतना ही फील्ड है, बस साइन का अंतर है। तो हम सीधे ये नहीं ले सकते कि तुम एजेंट के बजाय फील्ड का वर्क डन ले आओ और उसमें एक माइनस लगा दो, तो वो भी वही आएगा। देखो जरा, इस माइनस एमजीएच में एक माइनस और लगा दो तो वो प्लस एमजीएच आ जाएगा कि नहीं। इस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर में एक माइनस और लगा दो, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि यार डेल्टा यू की डेफिनेशन दो तरीकों से दी जा सकती है, वर्क डन बाय एजेंट या माइनस वर्क डन बाय फील्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन ऐसी ही क्यों है ये समझ में आना चाहिए। या रट लो यार, आखिरी टूल तो तुम्हारे पास है ही यार, कि अगर एजेंट रेस्ट टू रेस्ट वर्क डन जितना करता है उतना ही फील्ड करती है। चाहे एजेंट का निकाल लो चाहे फील्ड का निकाल के माइनस कर दो, दोनों से ही डेल्टा यू आता है। तो यार कम से कम तुम कह सकते हो यहां यू बी माइनस यू ए का आंसर कितना होगा, डेल्टा यू का मतलब है यू बी माइनस यू ए का आंसर कितना होगा, एम जी एच। यहां यू बी माइनस यू ए का आंसर कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई लोग? आमतौर पे ग्राउंड लेवल का यू रेफरेंस मान लिया जाता है क्या, 0। आमतौर पे रिलैक्स्ड स्प्रिंग के लिए यू क्या मान लिया जाता है, 0। ये इफ यू इनिशियल 0, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये हम मान सकते हैं। जमीन के लेवल को हम पोटेंशियल जी कैसे मान लेते हैं, 0। ये मानने का हमें कोई हक नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन बनाने पे आ जाए तो हमें उसकी बात मानना पड़ेगी, लेकिन आमतौर पे हम जमीन के लेवल पे पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, 0। तो अगर u इनिशियल 0 है तो u फाइनल क्या हो जाएगा, हाँ u b माइनस यू ए बराबर क्या, mgh। तो u फाइनल क्या हो जाएगा, mgh। ऐसे लिख देते हैं। मुझे बताओ अगर u b पोजीशन पे जब वो खिंचा हुआ है और a पोजीशन पे जब रिलैक्स्ड है तब 0 मान लें तो बाद में क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्ट्रेच्ड स्थिति हो तब भी यही फॉर्मूला बनेगा और कंप्रेस्ड स्थिति हो तो भी यही फॉर्मूला बनेगा। क्या स्प्रिंग को खींचते समय एजेंट वर्क करता है तो क्या स्प्रिंग को कंप्रेस करते समय एजेंट वर्क नहीं करेगा, जितना खींचते समय करता है उतना। यानी यार ये फॉर्मूला इसमें भी काम करेगा। और अगर किसी ने स्प्रिंग को यहां से यहां तक कंप्रेस कर रखा है, कंप्रेस्ड, तब भी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही होगी, कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। यार हमने पोटेंशियल जी की डेफिनेशन समझ ली और कम से कम दो सिचुएशन में तो पोटेंशियल जी निकालना भी आ गया, स्प्रिंग का कितना और ग्रेविटी का कितना। स्प्रिंग में रेफरेंस है कि इसको 0 मान के हाफ के एक्स स्क्वायर है, ग्रेविटी में रेफरेंस है इसको 0 मान के mgh है। बात क्लियर है? अगर मैंने जमीन को 0 माना है तो बताओ जमीन के नीचे पोटेंशियल जी क्या होगी, किसी एम मास की, नेगेटिव होगी। बात क्लियर है?
अच्छा यार, हमने पोटेंशियल जी दोनों में ये दिखाया कि बढ़ रही है, नीचे से ऊपर जाने में बढ़ रही है, यहां से यहां जाने में बढ़ रही है। थोड़ा उल्टी बात कर सकते हैं। अच्छा बताओ यार, पोटेंशियल जी बढ़ रही है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो पहला पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ ऑब्जेक्ट इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। पहली बात तो पोटेंशियल जी जो शब्द है वो किसके लिए डिफाइंड है? ग्रेविटी के अंदर डिफाइंड है, स्प्रिंग के अंदर डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफाइंड है। यानी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा उसी के लिए डिफाइंड है, और किसी के लिए हम पोटेंशियल जी की बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब भी यार हम किसी फील्ड में कोई एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है, उस दौरान फील्ड कैसा वर्क करती है? नेगेटिव करती है। और जितना एजेंट पॉजिटिव करता है उतना ही चेंज इन पोटेंशियल जी होता है। नहीं, बट अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड अगर किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराया जा रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड कैसा वर्क डन करती है? फील्ड डज नेगेटिव वर्क। क्या अगेंस्ट द फील्ड अगर हम मूव कराते हैं तो फील्ड कैसा वर्क करती है? नेगेटिव। तीसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ दिया जाए तो फील्ड कैसा वर्क डन करती है? हाँ, इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रीली छोड़ दें तो क्या होगा? सोच के देखो यार, इस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच अवस्था में फ्रीली छोड़ दें या इसको ऊपर ले जाके फ्रीली छोड़ दें तो फील्ड कैसा वर्क करती है? फील्ड हमेशा कैसा वर्क करती है? पॉजिटिव। नहीं, रिलीज फ्रीली इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इट डज पॉजिटिव वर्क। यानी यार फील्ड हमेशा चाहती है कि उसको ऑब्जेक्ट फ्री मिले तो वो वर्क देने में लग जाती है, और कोई अगर उस ऑब्जेक्ट को खिलाफ ले जाना चाहता है फील्ड के, तब फील्ड कैसा करती है? नेगेटिव वर्क करती है। बात क्लियर है? यानी फ्री ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में तो वो उसका भला करती है, बस मौका मिले पहले तो चलाने का। अब ऐसे नहीं कि तुम जमीन में ब्लॉक रख दो और फिर कह दो कि कहां भला कर रही है, करना चाहती है, बीच में रुकावट है तो क्या करें? ऐसा थोड़ी यार कि भला करने वाला भला करके ही रहता है, कोई करने दे तब ना। तो यार उस दौरान पोटेंशियल जी बढ़ती है या घटती है जिस दौरान वो भला कर रही होती फील्ड? ध्यान दें जरा, ये एम मास का ब्लॉक जब हम छोड़ देते हैं तो नीचे आता है, नीचे आता है तो वो कम पोटेंशियल जी की तरफ आता है या ज्यादा? तो इन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रीली इन कंजर्व इट डज पॉजिटिव वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्या होती है? डिक्रीज। और जिस दौरान फील्ड निगेटिव वर्क करती है वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये कुछ बातें जो हमें समझ आना चाहिए, सीधे सीधे उसको लाइनों में मैंने कन्वर्ट किया, हालांकि उस मैथमेटिक्स में सब कुछ शामिल है, तो मैं जब भी उसका जवाब ढूंढना हो तो यहां से मिल जाएगा।
हाँ भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? अच्छा बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट होती है या पाथ इंडिपेंडेंट होती है? पाथ इंडिपेंडेंट होती है। और कारण पता है क्या है? क्योंकि वो सब कुछ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हो रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जब उसका वर्क डन सेम रहता है किसी भी रास्ते में, तो डेल्टा यू उसी के वर्क डन तो डिफाइंड है। क्या डेल्टा यू फील्ड के वर्क डन से डिफाइंड है कि नहीं? जब वर्क डन फील्ड का सेम होगा किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, तो डेल्टा यू भी दो पॉइंट के बीच में सेम होगा। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं यार, चेंज इन पोटेंशियल जी between any 2 points is independent of path। चेंज इन पोटेंशियल जी पाथ से इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में बातें चल रही हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जब भेदभाव नहीं करता वर्क में, तो चेंज इन पोटेंशियल जी भी दोनों में सेम होगा। क्लियर है भाई लोग? नोट कर लिया है? हटा दे भाई। नोट कर लिया है? मैंने यार डेल्टा यू के लिए ये फॉर्मूला बताया है, या तो एजेंट से ला सकते हैं डेल्टा यू, या तो फील्ड से ला सकते हैं। अब यार वर्क लाने के हम लोगों ने 4 फॉर्मूले देखे हैं, वहां लिखे हुए हैं। कभी अगर हमसे क्वेश्चन चेंज इन पोटेंशियल जी का ही पूछ लिया जाए, डेल्टा यू का पूछ लिया जाए, तो मैंने यार ग्रेविटी का निकाल के रखी दिया है, स्प्रिंग का निकाल के रखी दिया। कुछ नया, जैसे मैं कहता हूं यार एक फील्ड है जहां पर उसका फोर्स वेक्टर, ये फील्ड के फोर्स का वेक्टर है यार। फील्ड के फोर्स का वेक्टर क्या है? कुछ 4i कैप 3j कैप, और हम किसी बॉडी को 0,0 से कुछ 3,2 तक पहुंचाए हैं, शिफ्ट करे हैं। ठीक है, ये फील्ड कुछ भी हो सकती, कोई इमेजिनरी फील्ड है, मतलब वो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुछ और कोई फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। उसका फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स लग रहा है ये 4i 3j का, और उसको मैंने इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचाया है, यहां से यहां इस रास्ते पहुंचाया है। ठीक है, तो पोटेंशियल जी बदलेगी या नहीं? बदलेगी, बढ़ भी सकती है। और वैसे मैं बता दूं, अगर फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग चलाया है ना, लगभग अलोंग, तो बढ़ी होगी या घटी होगी? फील्ड के खिलाफ जाने पे बढ़ती है या फील्ड के अलोंग जाने में बढ़ती है? खैर, हमें फील करने की जरूरत नहीं, हम थोड़ा मैथमेटिकल होने की बात कर रहे हैं। डेल्टा यू की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? डेल्टा यू क्या होता है? वर्क डन बाय एजेंट या माइनस वर्क डन बाय, क्योंकि फील्ड का फोर्स दे रखा है तो मैं फील्ड से कर रहा हूं। वर्क डन के 4 फॉर्मूलों में से यहां कौन सा लगाना चाहोगे? एफ डॉट एस। भाई वर्क डन के 4 में से सबसे आसान यही। एफ कितना दिया है? 4i प्लस 3j। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 3i प्लस 2j। तो बताओ ये कितना आ गया यार? 6। ये कितना आ गया? -18 जूल। यार जो डेल्टा यू की यूनिट, जो डब्ल्यू की यूनिट होगी वही क्या होगी? नहीं, ये कितना आ गया? -18 जूल। अगर कोई कह दे
कि यहां का u इनिशियल 100 जूल है, तो u फाइनल बताओ। इफ u इनिशियल इज 100 जूल तो u फाइनल कितना होगा? तो डेल्टा का मतलब हमेशा होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर कितना, -18। तो u फाइनल कितना हो जाएगा, u इनिशियल यानी 100 माइनस 18 मतलब कितना, 72 82 जूल। क्या समझ गया यार? अगर कोई नई सिचुएशन डेल्टा यू निकालने के लिए दी जाए तो बता पाओगे यार? यहां क्वेश्चन यही था, चेंज इन पोटेंशियल जी, चेंज इन पोटेंशियल जी निकालना एक क्वेश्चन था, और दूसरा इफ यू इनिशियल 100 है फाइंड यू फाइनल। ये दो क्वेश्चन थे। क्या समझ पा रहे हैं कैसे किए गए हैं? बहुत कम चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, बट हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा यू की डेफिनेशन यूज करके अब उसको वर्क से जोड़ा जा सकता है। बात क्लियर है भाई? u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। पोटेंशियल फंक्शन का मतलब होता है, जैसे यार ये पोटेंशियल एनर्जी का पर्टिकुलर आंसर है किस कोऑर्डिनेट के लिए, 3,2 के लिए। यानी इस जगह पर पोटेंशियल जी हमेशा पोजीशन डिपेंडेंट होती है। इस जगह पर पोटेंशियल जी कितनी है, इतनी है। अगर 3,2 की जगह मान लिया कोई और कोऑर्डिनेट होता तो यही आंसर आता क्या? मतलब हर कोऑर्डिनेट की पोटेंशियल जी इस फील्ड में अलग अलग होगी। तो हमें जहां का कोऑर्डिनेट पता होगा वहीं की हम पोटेंशियल जी निकाल पाएंगे, है ना। अगर हमें 3,2 पता था तो यू ये आ गया है। अच्छा बताओ, अगर मैं फाइनल पॉइंट को 3,2 के बजाय XY लिख देता, क्या लिख रहा हूं यार, XY या XYZ, तो यू का आंसर फिर क्या पर्टिकुलर आता या फंक्शन में आता? फंक्शन में आता। बस इतनी सी बात समझ लें, फंक्शन और पर्टिकुलर आंसर में यही अंतर होता है कि पर्टिकुलर आंसर किसी खास जगह के लिए होता है और फंक्शन वाला आंसर हर XY के लिए हो सकता है। यानी यही क्वेश्चन में तुमसे ये कह दिया जाता कि अगर यार इसी क्वेश्चन में इसका मतलब सिंपली क्या है, यू डिपेंड्स ऑन पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंडेंट है और वो अननोन के टर्म में हमने यू निकाला है। जैसे इसी क्वेश्चन में कोई कह देता कि 3,2 की जगह यहां XY है, तो क्वेश्चन में क्या बदलाव हो जाता यार, जहां तुमने 3i 2j लिखा है वहां क्या लिखते, xi yj, तो ये आंसर भी XY के टर्म में आता, तो ये आंसर भी XY के टर्म में आता, तो वो क्या बन जाता, पोटेंशियल फंक्शन। क्या समझ गया यार? क्या मैं इसका पोटेंशियल फंक्शन निकाल के दिखाऊं इस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा हूं, फाइंड u एज ए फंक्शन ऑफ XY। यानी क्या चाहिए, पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन। बदर कहां से क्वेश्चन बदल जाएगा? इसी क्वेश्चन में अगर फंक्शन पूछे तो कहां से बदल जाएगा? जहां 3i 2j लिखा है वहां से बदल जाएगा, तो मैं वहीं से बदल देता हूं यार। डेल्टा u बराबर -4i 3j xi yj, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -4x -3y u फाइनल माइनस u इनिशियल। u इनिशियल क्वेश्चन में कितना दिया है, 100, तो u फाइनल का आंसर कितना आ गया, 100 -4x -3y। अगर हम इसी में z कोऑर्डिनेट में भी शिफ्टिंग करते तो z भी आ जाता। ये क्या आ गया, फंक्शन आ गया, ये क्या था, पर्टिकुलर आंसर।
क्या अंतर समझ पा रहे हैं फंक्शन और पर्टिकुलर आंसर का? अक्सर फंक्शन निकलवाया नहीं जाता है, निकाला हुआ दिया जाता है, मगर मैं एक क्वेश्चन इसलिए करना चाहता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यू निकलवाया भी जा सकता है। इसी में मैंने तीनों क्वेश्चन किए, एक पर्टिकुलर आंसर निकाला है और ये क्या निकाला है, फंक्शन। अब यार हम यहां रिवर्स बात करने वाले हैं कि अगर u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है और यहां उल्टी बात पूछी जा सकती है, गेट फील्ड फोर्स क्या पूछा जाए, फील्ड का फोर्स बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है यार, फील्ड का फोर्स बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तुम कहोगे ये डेल यू बाई डेल क्या आ गया, हमने तो डी यू बाई डी पढ़ा था। तो डी यू बाई डी एक्स से आसान चीज होती है डेल यू बाई डेल एक्स। देखने में डरावना है मगर ये इतना मुश्किल नहीं है। डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, बाकी सबको कांस्टेंट सोच के। डेल यू बाई डेल वाई का मतलब है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, बाकी सबको एक्स जेड को क्या मान लेना है, कांस्टेंट। तो यार कांस्टेंट मानना ये हमारे लिए ज्यादा इजी काम होता है वेरिएबल के मुकाबले। क्या बात समझ पा रहे हैं यार? देखो यार, एफ दिया हो तो यू लाना, हमने ये सीखा है। और अब मैं क्या कह रहा हूं, यू दिया हो तो एफ कैसे लाते हैं, यू दिया हो तो एफ कैसे लाते हैं, जरा मैं चेक कर लेता हूं एक बार। यार एफ से यू तो लाने का रास्ता सबको पता चल गया। अब मैं कह रहा हूं यू से वापस एफ आता है क्या, क्या करना पड़ता है, डेल यू बाई डेल एक्स करना पड़ता है और डेल यू बाई, जैसे यार इस एग्जाम्पल में यार यू तुम्हें क्या दिया है 100 माइनस 4x माइनस 3y। तो बताओ डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा, 100 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4x में माइनस 4 बाहर रहेगा और डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 1। और इसको क्या मान लेना है, तो इसका क्या आएगा 0। तो ये कितना आ गया माइनस 4x। बताओ डेल यू बाई डेल वाई क्या आएगा, अच्छा माइनस 4 आएगा। x माइनस 4, मुझे बताओ डेल यू बाई डेल वाई क्या आएगा, इसका 0, इसका 0। क्यों भाई, मैंने कहा y अब वेरिएबल सोचना, बाकी सब कांस्टेंट। तो 3y का कितना आएगा माइनस 3। नहीं, f वापस लिखने का तरीका मैंने क्या बताया है, डेल यू बाई डेल एक्स, यानी इसको i के साथ लिखना है और इसको j के साथ लिखना है। बता यार एक माइनस बाहर है तो ये कितना आ गया 4i 3j। देखो जरा फोर्स वापस आ गया कि नहीं, हमने इससे फंक्शन लाया था यार, जब इसी फोर्स से फंक्शन आया है तो इसी फंक्शन से वही फोर्स तो वापस आएगा। क्या समझ पा रहे हैं यार, पूरी कहानी समझ में आ रही है यार, नोट कर ले इतनी बात। तो क्या फंक्शन और मुश्किल नहीं हो सकता, जैसे इसमें काफी आसान था। तो यार एक मुश्किल फंक्शन मैं दे रहा हूं, देखें कितने लोग फोर्स निकाल पाते हैं। यहां मैंने यार एफ से यू निकालना सिखाया है, वहां मैंने यू से एफ निकालना सिखाया है। ऑल्टरनेटिंग क्लास है आज 2 बजे से, सबको पता है। और 11th वालों को छोड़ के सबको बैठना है, ये भी पता है। मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। टेस्ट कब है यार, सैटरडे को तो मुहर्रम है यार, छुट्टी है। नेक्स्ट सैटरडे बोला था, नहीं एक काम करते हैं यार, क्या करें, कब रखें बताओ, ट्यूसडे रख लेते हैं। हाँ जो आने वाला ट्यूसडे है।
मैग्नेटिज्म या एनएलएम? अब मैग्नेटिज्म होना है, मैग्नेटिज्म। एसी से पहले था। हाँ हाँ, ईएमआई से पहले तक कर लेते हैं, ठीक है, सब कर लें, ईएमआई और एसी छोड़ के मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक का मैग्नेटिज्म आएगा। और रखते हैं ट्यूसडे, ट्यूसडे रखते हैं। तो ट्यूसडे फिर 12th क्लास नहीं होगी, टेस्ट होगा। ठीक है। डन। हाँ तो एनएलएम का फिर इससे कोई बात होगी थर्सडे को, सर केमिस्ट्री है वो सैटरडे को। ट्यूसडे डन है यार, ट्यूसडे मेरे लिए भी ठीक है यार, इधर आए ट्यूसडे, ट्यूसडे डन। इसको नोट करते जाएं, ट्यूसडे डन हो गया। आज मैं पेपर बना के दे दूंगा, ट्यूसडे को डन हो गया है। एनएलएम का बाद में होगा, एनएलएम का मैंने बोला था क्या? नहीं सर आपने बोला नहीं था, बाद में देखेंगे। एनएलएम का मंडे क्लास नहीं है। एनएलएम तो हाँ, एनएलएम का भी तो होना ही है यार, ट्यूसडे ही करते हैं यार फिर। अरे सर दोनों टेस्ट। ट्यूसडे को दोनों टेस्ट। मैग्नेटिज्म तुम लोग का रेडी है, एनएलएम अकेले तैयार करना है। तो मैग्नेटिज्म लैंग्वेज चैप्टर है, दोनों के लगेगा सर। नहीं सर, ट्यूसडे को और क्या? एक दिन में 2 टेस्ट, यस, बढ़िया रहेगा। उसमें एक तरीका रहेगा यार, काम फिर सर नेक्स्ट सैटरडे कर लीजिए। 11 बजे से 11 बजे से 1:10 12:10 तक, फिर 1 घंटे का गैप मिलेगा रिवीजन करने का। कब तक है रात तक रखे रहेंगे क्या? सर 1 घंटे का पढ़ाई थोड़ी करेंगे टेस्ट के बाद। सर सुनिए सर, मैं कह रहा हूं ना चलो। ट्यूसडे को रख लीजिए मैग्नेटिज्म और नेक्स्ट सैटरडे सैटरडे को बायो करेंगे। केमिस्ट्री का है। नेक्स्ट सैटरडे बायो। तब तक एनएलएम बहुत समय हो जाएगा भाई। चलो, ट्यूसडे से पहले क्या है, आज थर्सडे है। नोट कर लिया भाई लोग? मुझे आज रखना चाहिए था एक टेस्ट। u दिया है x² y प्लस zx, ये दिया है। इसमें कुछ और बढ़ा देते, 3 4, 3 और 4, ठीक है, ऐसे दिया है u। पीछे कर दीजिए। इसको यार फिकवा दो, नहीं तो बार बार यही हाथ में आता। हाँ भाई, नोट कर लिया है? ये दिया है, फील्ड फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। राइट फील्ड फोर्स, ये कोई लिखता नहीं कि फील्ड फोर्स है, सीधे फोर्स लिखेगा। फील्ड फोर्स बताएं, फील्ड फोर्स कितना होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कर पाएंगे? 4zx, 4zx। फिर y के रिस्पेक्ट में किया, माइनस में अंदर का फिर किया है z के रिस्पेक्ट में, ठीक। यहां से y कहाँ चला गया? जैसे 3 वेट कर रहा था बाहर, वैसे y भी तो वेट करेगा। हाँ,
मैं थोड़ी मदद कर देता यार। एफ वेक्टर होता है डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो हमें तीन चीजें लाना है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। और कुछ बोलूं मैं? कितने लोगों ने ला दिया डेल यू बाई डेल एक्स? डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान होता है। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई जेड को कांस्टेंट का तरह भेदभाव करना है, कांस्टेंट की तरह भाव करना है, भेदभाव नहीं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। वाई कहाँ गया? कहाँ जीरो हो जाएगा? वाई मतलब क्या? जैसे 3 वेट करता है बाहर, वैसे वाई भी बाहर वेट करेगा। कांस्टेंट की तरह ट्रीटमेंट क्या हुआ कि जो भाव 3 के लिए लाना है वही वाई के लिए लाना है, दोनों बाहर वेट करेंगे। मतलब जैसे 3x² y दिया हुआ है तो इसका जब करेंगे तो ये करने से पहले हम चेतावनी दे देते हैं। कौन वेट करेगा? कांस्टेंट वेट करेंगे। ऑपरेशन किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। यहां वेट करने के लिए सब कुछ है और ऑपरेशन किसका होगा? 1 का। तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि y है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ऐसे ही इसमें करना है। तो वहां मल्टीप्लाई में नहीं था ना, वहां तो अलग अलग था। मैं देखता हूं यार कि तुम लोग कांस्टेंट वाला भाव क्यों नहीं ला पाते हो। माइनस बीच में है, यहाँ माइनस आ रहा है कि प्लस? अच्छा, वो माइनस बाहर वाला मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और कोई दिखाना चाह रहा है? सब लोग कॉमन गलतियां करते हैं, और डिफरेंशिएशन तो जैसे मानो कि सबका गायब ही हो जाता है इस टॉपिक के आते आते। डिफरेंशिएशन अभी बीच में मैंने अनाउंस किया था किसको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, तो सबने कहा था सर हमारा मजबूत है। क्या आया? डेल यू बाई डेल एक्स? नहीं, क्या आया? ठीक, हाँ भाई, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन के नियम मैं बहुत बार बता चुका हूं। कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, ऑपरेशन फंक्शन का होता है। तो बताओ x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां इसमें कौन कौन वेट करेगा? 3y वेट करेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। यहां कौन कौन बाहर वेट करेगा? सब बाहर वेट करेंगे, और अंदर क्या है? y की x के रिस्पेक्ट में ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मिटाने वाला कहां गया? एक मिनट, यहां किसको वेट कराना है? 4z को। ऑपरेशन किसका होगा? x का। इतनी बातें सबको पता है कि कांस्टेंट वेट करता है, ऑपरेशन फंक्शन का होता है। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का, तो ये कितना हो गया? 6xy। x का 1, तो क्या हो गया? 4z। पहला डिफरेंशिएशन ये आया है। सिंपल नियम लगाना है बस, मिक्स करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब जब y के रिस्पेक्ट में करना है तो केवल y को फंक्शन मानो, बाकी सबको क्या मानो? कांस्टेंट। तो बता यहां पे जब इसका करेंगे तो कौन वेट करेगा? 3x² वेट करेगा। ऑपरेशन किसका होगा? y का। यहां सब वेट करेंगे, ऑपरेशन होगा y की पावर 0 का। अरे कुछ है ही नहीं y में, तो y की पावर 0 मतलब 1, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये खत्म ही हो जाएगा कुल मिला के। ये तुम सीधे भी लिख सकते थे, जब y का कोई टर्म ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। यहां बता y का क्या होगा? 1 हो गया, y का 1 हो गया, तो ये कितना आ गया? 3x²। समझ गया? ऐसे रूल लगाना है। पिछले क्वेश्चन करने के बाद पता नहीं किस तरह के इल्यूजन तुम्हारे मन में बैठ जाते हैं कि तुम्हें जहां, जैसे इसमें तुमने x के रिस्पेक्ट में किया है तो y को एकदम खत्म ही कर दिया है, दिखाया ही नहीं y को। ये क्या बात हुई? y ऐसे थोड़ी खत्म ही हो जाएगा।
यहां बताओ डेल यू बाई डेल जेड, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्योंकि इस पूरे टर्म में z कहीं नहीं है। यहां कौन वेट करेगा, 4x वेट करेगा, और डेल बाई डेल जेड किसका होगा, z का, तो ये कितना आ जाएगा, z का 1, तो आंसर आएगा 4x। बस अब लिख दो यार, क्या आएगा 6xy प्लस जेड आई के साथ, फिर 3x स्क्वायर जे के साथ, और कितना 4x के साथ। कंफर्म करें यार कितने लोगों ने ऐसा लिखा है। डिफरेंशिएशन पे बार बार विचार करते रहें, पूरी फिजिक्स में रह रह के डिफरेंशिएशन जगह जगह आएगा। बात क्लियर है भाई लोग? तो होमवर्क बढ़ा दिया जाए तुम लोगों का। होमवर्क यार अब बहुत सारा इकट्ठा हो गया है।